नमस्कार। मैं लेखराम लारे, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ इनकम टैक्स, जिसमें से पढ़ेंगे पूंजी लाभ कैपिटल गेन। तो इसमें से एक क्वेश्चन बता दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स में यहाँ पे लिखा हूँ, क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट ओरली बोल दूंगा। आप क्वेश्चन नंबर देख लेंगे, आपको क्वेश्चन देख सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ सीधा सीधा बोल देता हूँ कि मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा हूँ, जो आपका पेज है 404, आपको बुक में मिल जाएगा, 404 नंबर के पेज में मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन का डिटेल में यहाँ पे निकाल करके रख दिया हूँ, क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में ए नाम का एक व्यक्ति है, जिनके पास एक रिहायशी मकान है, जिनके पास क्या एक रिहायशी मकान है। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए पूंजी लाभ से आय की गणना कीजिए, ये हमको बोला गया है, तो हम ये कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उसका कुछ डाटा दिया है, कुछ उसका क्रय का अमाउंट है, उसको यहाँ पे दर्शा, उसको मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले वर्ष 2004-05 में मकान खरीदा, कितने का, 9,04,000 रुपए का। कब खरीदा है, 2004-05 में मकान खरीदा 9,04,000 रुपए का। उसके बाद 2021 में मकान बेचा है, 2021 में मकान बेचा, मतलब ये जो मकान खरीदा है ना, उसी मकान को बेचा है, कितने में, 60 लाख रुपए में। कितने में बेच दिया, 60 लाख। अब उसके बाद इसी वर्ष में, ये देखिए 2021 इसी वर्ष में अन्य मकान खरीदा। अब देखो 9 लाख की संपत्ति को 60 लाख में बेचा, मतलब उनके पास पैसों का बहुत ज्यादा भंडार हो गया, पैसे बहुत ज्यादा हो गए उनके पास। तो उन्होंने फिर से क्या किया, एक और मकान खरीद लिया। कब, ये देखिए 2021 में अन्य मकान खरीदा। अन्य मकान कितने में खरीदा, 30 लाख रुपए में, ठीक है। ये उन्होंने दूसरी मकान खरीद लिए। अब उसके बाद क्या आ गया, 2004-05 का लागत स्फीति सूचकांक दिया है। ये लागत स्फीति सूचकांक कितने का, 2004-05 का लागत स्फीति 2004-05 मतलब क्रय वर्ष का सूचकांक कितना है, 113। और उसके बाद 2022-23 का लागत स्फीति सूचकांक कितना है, 317, जिसे हम 2022-23 को वर्तमान वर्ष भी कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्रश्न। अब इसको पहचानना है कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ है कि अल्पकालीन पूंजी लाभ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा पूंजी दो प्रकार का होता है, जो पूंजी लाभ होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है अल्पकालीन पूंजी लाभ, दूसरा होता है दीर्घकालीन पूंजी लाभ। तो अल्पकालीन पूंजी लाभ में क्या होता है, उसको कैसे पहचाना जाता है। तो कोई संपत्ति रहेगा, उसको 3 साल रखने से पहले ही बेच देता है, उसे क्या कहा जाता है, अल्पकालीन पूंजी लाभ। और कोई संपत्ति रहेगा जिसे 3 साल से अधिक रखते हैं, अधिक साल रखा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहते हैं। 3 साल से अधिक उपयोग किया जाता है, 3 साल अधिक रखने के बाद बेचा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में सबसे पहले खरीदारी कब किया था, 2004-05 में, और बेचा कब है, 2021 में। तो 3-4 में क्या किया, खरीदा है और बेच कब रहा है, ये देखिए बेच कब रहा है, 2021 में। 3-4 में खरीदा और बेचा कब है, 21 में। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा लगभग 16-17 साल उपयोग करने के बाद बेचा है। ये देखिए 4 में खरीदा, 4-5 में, और 21 में बेच रहा है, मतलब वो इस मकान को 16 से 17 साल उपयोग किया है। 16 से 17 साल इस मकान को अपने पास रखे हैं, उसके बाद बेच रहे हैं। तो मैं नियम बताया हूं, जो 3 साल से अधिक रखते हैं उसे क्या कहते हैं, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। तो 3 साल से अधिक रखा है, बिल्कुल रखा है, 3 साल से अधिक उपयोग किया है, मतलब ये क्या कहलाएंगे, दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाएंगे, ठीक है जी। तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब सीधे सीधे सॉल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आएंगे तो मिस्टर ए है, तो लिख देंगे मिस्टर ए। कर योग्य दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना, दीर्घकालीन पूंजी लाभ है तो क्या देंगे, कर योग्य दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त। उसके बाद विवरण राशि। सबसे पहले क्या आ जाता है, संपत्ति का विक्रय मूल्य आ जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संपत्ति का विक्रय मूल्य, कितने में बेचा है भैया, 60 लाख रुपए में बेचा है। ये देखिए संपत्ति का विक्रय 2021 में बेचा कितने का, 60 लाख। तो आ जाएगा संपत्ति का विक्रय मूल्य कितना, 60 लाख रुपए आ गया। अब इसी में हम माइनस करेंगे, लेस कर देंगे, किसको किसको, विक्रय पर कमीशन। विक्रय पर कमीशन मतलब बेचने और खरीदने के लिए एजेंट लगाया जाता है, जिसको दलाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विक्रय कितने में किया, 60 लाख, और विक्रय करने पर किसी को कमीशन दिया है क्या, नहीं दिया है। तो नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, डेस हो जाएगा। विक्रय पर कमीशन नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया, तो क्या हो जाएंगे, डेस। अब उसके बाद विक्रय संबंधी व्यय, विक्रय
नहीं किया है तो क्या हो जाएगा डेज, ये भी क्या हो जाएगा हमारा डेज। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे टोटल करेंगे तो 60 लाख का 60 लाख, जैसे इसमें कुछ राशि हो जाता तो 60 लाख में दोनों को माइनस करते जितना भी आता है क्या कहलाता शुद्ध विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे कुछ घटाने का नहीं है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 लाख आ जाएगा, 60 लाख को क्या कहेंगे शुद्ध विक्रय मूल्य कहेंगे। क्लियर। अब इसके बाद इसी में हम फिर से माइनस करेंगे, 60 लाख में फिर से माइनस कर देंगे, लेस करेंगे। सबसे पहला संपत्ति क्रय लागत स्फीति सूचकांक। संपत्ति क्रय मतलब जो संपत्ति को बेचा उसको कब खरीदा था 2004 में खरीदा था, तो 2004 वाले संपत्ति को खरीदा था उसका क्या निकालेंगे हम लागत स्फीति सूचकांक निकालेंगे। तो इसको लिखेंगे संपत्ति क्रय लागत स्फीति सूचकांक। तो इसका सूचकांक निकालने का एक सूत्र है जो सूत्र मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, याद करना होगा इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे संपत्ति क्रय लागत स्फीति सूचकांक की गणना, ऐसा लिखो लागत स्फीति सूचकांक की गणना, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो संपत्ति क्रय लागत इक्वल कर लो संपत्ति क्रय। सबसे पहले क्या लिखेंगे संपत्ति क्रय इनटू वर्तमान वर्ष का सूचकांक, ठीक है, वर्तमान वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक लिखेंगे। जैसे यहाँ पे वर्तमान मूल्य सूचकांक लिखो वो भी ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो संपत्ति का क्रय इनटू वर्तमान वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक लिखोगे, ठीक। अब उसके बाद क्या आ जाएगा अपॉन हो जाएंगे बटे, उसके बाद क्रय वर्ष का सूचकांक, ठीक है, क्रय वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक लिख देंगे, ठीक। अब उसके बाद चलो पुट करते हैं तो संपत्ति का क्रय, ये जो 60 लाख का संपत्ति बेचा है उसको सबसे पहले कितने में खरीदा था, ये देखिए 9,04,000 में खरीदा था। ये जो संपत्ति को बेचा है उसको पहले कितने में खरीदा था 9,04,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9,04,000 आ जाएंगे। अब उसके बाद इनटू का इनटू वर्तमान मूल्य का सूचकांक, वर्तमान मूल्य मतलब यहाँ पे लिखा देखिए 2022-23 यही हमारा वर्तमान मूल्य, ठीक है, 2022-23 का लागत स्फीति सूचकांक, इसको प्रश्न में निकाल करके दे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है लागत स्फीति सूचकांक 2022-23 का कितना 317, तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू 317 बटे का बटे। उसके बाद क्रय वर्ष का सूचकांक देखिए 2004-05 क्रय वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक कितना है 313, क्रय वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक कितना है हमारे पास 113, तो यहाँ पे आ जाएगा 113। अब इतने को काट छीट करेंगे कितना है हमारे पास 25,36,000 रुपया, ठीक है भैया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25,36,000 रुपए आ गया। अब हमारा क्या होगा संपत्ति क्रय लागत स्फीति सूचकांक निकल गया, तो उसको क्या करेंगे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो आ जाएगा देखिए संपत्ति क्रय लागत स्फीति सूचकांक कितना आया है 25,36,000, तो राशि यहाँ पे आ जाएगा 25,36,000 आ जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद दूसरा संपत्ति सुधार व्यय स्फीति लागत स्फीति सूचकांक, ये है क्या संपत्ति सुधार है क्या, संपत्ति सुधार का यहाँ पे कुछ राशि दिया है, तो इसमें दिया है क्या संपत्ति सुधार, बिल्कुल भी नहीं दिया, आपके प्रश्न में नहीं दिया, मतलब इसमें भी नहीं दिया, मैं सेम टू सेम प्रश्न को यहाँ पे उतार दिया, तो इसमें दिया ही है तो नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा डेज, क्या हो जाएगा डेज। अब उसके बाद ये 60 लाख में दोनों राशि को क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे आए दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना आएगा 34,64,000, कितना आ जाएंगे 34,64,000 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा दीर्घकालीन पूंजी लाभ, इसी को क्या कहेंगे दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहेंगे, कितने का 34,64,000 रुपए हमारा क्या दीर्घकालीन पूंजी लाभ आ गया। अब उसके बाद इसमें फिर से लेस करेंगे, लेस करेंगे क्या स्वीकृत कटौती, हमको कुछ कुछ कटौती देना पड़ता है, ठीक है, तो कटौती दे देंगे। तो सबसे पहला पूंजी लाभ जमा योजना खाते में जमा राशि, सबसे पहले क्या करते हैं पूंजी लाभ जमा योजना खाते में जमा राशि, इसमें कोई पैसा जमा किया है क्या है, देखिए जैसे हम लोग करते हैं अपने अपने खाते में पैसा जमा करते हैं ना, अपना व्यक्तिगत खाता होता है जो भी खाता में जमा करते हैं ना, स्थायी जमा खाता या चालू खाता जिसमें भी जमा करते हैं, वैसे ये पूंजी लाभ में भी पैसा जमा किया जाता है। तो इसमें जमा किया है क्या, ये देखो इसमें जमा किया है क्या, नहीं किया है, तो नहीं किया तो क्या हो जाएंगे डेज। अब उसके बाद अन्य संपत्ति क्रय मूल्य, ये प्रश्न में कोई अन्य संपत्ति खरीदा है क्या, बिल्कुल खरीदा है, ये देखिए 30 लाख रुपए का, ये देखिए 2021 में अन्य मकान खरीदा, कितने का 30 लाख रुपए का, तो ये अन्य मकान मतलब ये नई संपत्ति है ना, नई संपत्ति खरीदा, तो क्या करेंगे यहाँ पर नई संपत्ति, यहाँ पर लिखो नई अन्य संपत्ति का क्रय मूल्य कितने का 30 लाख रुपए का, ये देखिए नया खरीदा है अन्य संपत्ति खरीदा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा नई अन्य संपत्ति का क्रय कितने का 30 लाख। अब उसके बाद ये 34,64,000 ये 30 लाख को घटाएंगे, ठीक है, दोनों राशि घट जाता है, कटौती मतलब माइनस करना पड़ता है, 34,64,000 में इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास 4,64,000 रुपए। ये क्या कहलाएगा दीर्घकालीन पूंजी लाभ से आय, क्या कहलाएंगे दीर्घकालीन पूंजी लाभ से आय, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया होगा, या इसी को और बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने दीर्घकालीन पूंजी लाभ है ना, इसको और बोल सकते हो कर योग्य दीर्घकालीन पूंजी लाभ से आय भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो दीर्घकालीन पूंजी लाभ से आय।
ठीक, कितने का 4,64,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गए। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको तो समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन देखिए। तो ठीक है, हम ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का ऐसे वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।